नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की तानाशाही के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए बढ़ती रियासती दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना तंजीमों की पुष्टपनाही के हुकूमती दस्तूर पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान की कारोबारी बिरादरी में शहबाज शरीफ हुकूमत के जादुई बजट को लेकर गमो गुस्से के बढ़ते गुबार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में आर्मी कोर्स की मुखालफत पर कानूनदान लतीफ खोसा हुए हमले से दो चार। इंतहा पसंद टीएलपी के लॉन्ग मार्च से डरी सहमी शहबाज शरीफ हुकूमत हुई डील के लिए तैयार। और पाकिस्तानी ताजिरों ने कहा इसहाक डार के आम बजट में फरेबी एदादो शुमार की भरमार। सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लाहौर शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज की तानाशाही और गासिबाना जहनियत को लेकर वकला बिरादरी में गमो गुस्से की बढ़ती लहर का। इसकी असल वजह रही पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ हुकूमत की जानिब से इंतकामी जुनून में अदलिया की आजादी के सलब करने के लिए इख्तियार किए जा रहे घिनौने हरबे और इन हरबों के खिलाफ आवाज उठाने वाले वकला को खौफो हिराशा करने के लिए बढ़ते रियासती हमले। बजट में इन्होंने डेवलपमेंट फंड्स के लिए कितनी एलोकेशन रखी है और इन्होंने कितने अपने जो है फंड्स अपने एमएनएस को दिए हैं, कितने इन्होंने प्रोजेक्ट्स पर फंड्स दिए हैं और 245 की आड़ में इन्होंने सारे पाकिस्तान में फौज का जो है वो तरसील कर दी है, उनको कंट्रोल दे दिया है। लेकिन इलेक्शन करवाने के लिए इनके पास 20 अरब 21 अरब नहीं है और इनको जो है रेंजर्स देने के लिए इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन के लिए इनके पास नहीं है रेंजर्स। तो ये अब तो कौम के सामने आश्कारा हो गया कि ये सिर्फ इलेक्शन से फरार के रास्ते ढूंढ रहे हैं और ये जमहूरियत को जो है ये दफन कर चुके हैं। आइन जो है 9 मई के नीचे जो है पूरी तरह तदफीन हो चुकी है उसकी। इसलिए मैं कहता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त सरजमीन बेआइन है। पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत के तानाशाही रवैये के खिलाफ आवाज उठाने वाले सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा को भी हस्ब दस्तूर रियासती दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। लेकिन लाहौर में वाक़ई रिहायशगाह पर नामालूम हमलावरों की ताबड़तोड़ फायरिंग में लतीफ खोसा तो बाल बाल बच गए, ताहम गोलियां लगने से उनका ड्राइवर जख्मी हो गया। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और पंजाब सूबे के गवर्नर रहे लतीफ खोसा का कसूर ये रहा कि वो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के पीटीआई के लीडरों और सियासी कारकुनों पर फौजी अदालतों में मुकदमे चलाने की मुखालफत करने की जसारत करते रहे। मेरा कोई मुल्जिम नहीं है, मैं कहता हूं तफ्तीश कीजिए ना। अगर आपने सिर्फ वकीलों की आवाज को बंद करना है, अगर आपने ये करना है कि पाकिस्तान में जो बोलेगा चाहे वो वकील ही क्यों ना हो, निजाम की दुरुस्तगी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून पर अमलदारी के लिए अगर उसका जबान खींच लेनी है, गला दबा देना है उसका, तो ये मेरे सारी वकला बिरादरी को ये दिया गया है, एक चैलेंज किया गया है, उनको किया गया है। मुझे याद है जब पहले तहरीक हमने चलाई थी अदलिया की बहाली के लिए, तो सबसे पहले खून मेरा जो है सर फोड़ा गया था। मेरी कोई जाती दुश्मनी थी? आज भी मुझसे पूछे तो मुझे नहीं पता किसने डंडा मारा था। चिट्टा दिन दिहाड़ा था, 11 बजे दिन के 12 बजे थे और सामने से मुझे सोटियां मारी हैं। लेकिन मैं क्यों किसी का नाम लूं जब मैं देखें मुझे क्या पता कौन मार रहा है। लेकिन आपका ख्याल है कि मेरी जाती दुश्मनी की वजह से उसने मारा था, या अब जो फायरिंग कर गया मेरी कोई जाती दुश्मनी थी भाई? तो ये तो काम जो है इन्हीं का है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का है। दरअसल पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ लतीफ खान और बैरिस्टर एहतजाज अहसन ने वकला तहरीक का आगाज मार्च 2023 में उस वक्त ही कर दिया था
जब पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियार में कटौती के लिए पार्लियामेंट में हुक्मरां जमातों के इत्तेहाद PDM ने गैर जमहूरी और गैर आईनी बिल मंजूर किया था। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार और लाहौर हाई कोर्ट बार समेत पूरे पाकिस्तान की वकला तंजीमों के सीनियर ओहदेदारान ने राउंड टेबल कन्वेंशन बुलाकर अदालत उज़्मा की आजादी पर हमले के बिल के खिलाफ मुश्तरका तौर पर करारदाद तक मंजूर की। इस वक्त पाकिस्तान सरजमीन बेआईन है, इसमें किसी को कोई शक है? कौन सा आइन? ये वो ज़ियाउल हक वाली हुकूमत चल रही है जो कहता था ये क्या आइन है, ये चंद कागज के पुर्जे और वो जूती के नोक पर रखता था। ये तो जमहूरी हुकूमत होके आइन के होते हुए ये भी उसी तरह कर रही है। किस आइन की बात करते हो? ये अपने आइन पर जो है अमलदारी है। 2/3 पाकिस्तान यानी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में ना ये लोगों को जमहूर को ना ये और खैबर पख्तूनख्वा में ना ये लोगों को जमहूर को ना ये हक राय दहिंदी वोट देने का हक दे रहे हैं, ना उनको अपनी असेंबलियां बनाने का हक दे रहे हैं, ना उनको अपनी हक हुक्मरानी का अपने सूबों में जो है हक दे रहे हैं। दोनों सूबों में जो 2/3 पाकिस्तान बनता है इस वक्त केयर टेकर हुकूमत गासिब हैं, क्योंकि 90 दिन के मुतजाविज इनका कोई इख्तियार नहीं रह जाता है। 9 मई को पाकिस्तान में साबिक वजीर आजम इमरान खान की गिरफ्तारी और उसके बाद लाहौर में कोर कमांडर के दफ्तर जिना हाउस समेत मुख्तलिफ शहरों में फौजी तंसीबात जलाए जाने के वाकयात के पीछे सोची समझी रियासती मनसूबाबंदी कारफरमा होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। यही वजह रही कि सीनियर कानूनदां बैरिस्टर एतजाज अहसन और लतीफ खोसा ने असल हकाइक की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त तक जमा करवाने का दावा किया, क्योंकि पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत इन हमलों को जवाज बनाकर साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी पार्टी को दीवार से लगाने के लिए खुलेआम आइन से खिलवाड़ और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी कर रही हैं। ये जो मजालिम इस वक्त ढाए जा रहे हैं ये ज़ियाउल हक ने भी कभी नहीं किए थे। ज़ियाउल हक ने कोड़े मारे, हमें उसने फांसी पर लटकाया, हमारे जो है यानी दरो दीवार हिला के रख दिए, लेकिन उसने औरत को कभी नहीं छुआ था। यहाँ ये औरत का देखें शीरी मजारी का क्या अशर हुआ। 5 दफा अदालत ने उनको मुखलसी दी बेल की, 5वां दफा जो है उनको अंदर कर दिया गया। और ईमान मजारी उसकी बेटी का जब धमकी दी तो कोई भी शख्स जो है वालिद हो या वालदा हो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अगर इसी तरह दूसरे लोगों को ये कहा जाए कि तुम्हारी बेटी या बीवी या माँ या बहन की नंगी तस्वीरें वायरल कर दी जाएंगी तो माफ कीजिएगा ये आज तक कभी पाकिस्तान की तारीख में न सुना गया न देखा गया था। और इसी तरह अगर 80-80, 82 सालों के उनके वालिदैन को आप अंदर कर दें और उनको पाबा सलासिल कर दें तो मेरा नहीं ख्याल कोई बर्दाश्त कर सकता। बहरहाल जैसे जैसे पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ रही हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी खुसूसन वकला बिरादरी मुसलसल मुत्तहिद हो रही है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन के रुकन और सीनियर एडवोकेट नासिर जिब्रान को खुफिया एजेंसी ISI के एहलकारों की जानिब से अगवा किया गया। यही वजह रही कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए और एहतजाजी मुजाहिरों को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत होती रही। नतीजतन बैनुल-अक़वामी बिरादरी की जानिब से बढ़ाए गए दबाव के बाद खुफिया एजेंसियों ने कई रोज तक टॉर्चर सेल में कैद रखकर एडवोकेट जिब्रान नासिर को तो रिहा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान के पंजाब सूबे के सियालकोट शहर के एयरपोर्ट से कई हफ्ते पहले गिरफ्तार किए गए सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद अभी तक रिहा नहीं किया गया। अब बात पाकिस्तान में इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी का, जिसका शदीद खामियाजा आज पूरे पाकिस्तान के अवाम तालिबान दहशतगर्दों के खौफनाक हमलों की सूरत में भुगत रहे हैं। इसका पुख्ता सबूत है TTP।
यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से खौफनाक हमलों के जरिए रियासती रिट को किया जा रहा खुला चैलेंज। लेकिन तशवीशनाक पहलू यह है कि पाकिस्तानी शहरियों की लाशों पर सियासत करने वाली आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतें अब भी इंतहा पसंदाना तंजीमों की हौसला अफजाई करने से बाज नहीं आ रही हैं। हमने कहा था मुकाबिल कोई टैंक आएंगे, तोपें आएंगी, मुकाबिल में जनाब मुतालबात माने हुए सामने आ गए। ये साडा एक एक दिन पूरे कुफर को फाड़ के गुजरिया। फ्रांसीसियों को भी तकलीफ है, यूरोपियन को भी तकलीफ है, बरतानवियों को भी तकलीफ है, सारे कुफर को तकलीफ है, यहूदियों को भी तकलीफ है, कादियानियों को भी तकलीफ है, पारसियों को भी तकलीफ है, नसरानियों को भी तकलीफ है, हुजूर के दुश्मनों को भी तकलीफ है, हर इस्लाम दुश्मन को तकलीफ है। ये एक एक दिन पूरे कुफर को चीर के गुजरिया। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की पुष्टपनाही वाली इंतहा पसंद तंजीम TLP के चीफ मौलाना साद हुसैन रिजवी ने जारहाना अंदाज में ये तकरीर वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत को घुटने टेक कर अमन मुआहदे पर मजबूर करने की खुशी में की, क्योंकि TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह मौलवी साद हुसैन रिजवी ने ये मार्च साबिक वजीर आजम इमरान खान की 9 मई को गिरफ्तारी को लेकर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अवामी लहर का रुख तब्दील करने के मकसद से 22 मई को कराची से इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज किया था। लिहाजा TLP के लॉन्ग मार्च को हर सूरत में कामयाबी मिलना तो तय था। गाजी तनवीर कादरी ने कितने पेले ते तुसा सताई पूरे कुफर दे अंदर। इस वास्ते सारा निजाम लरस गया। उन्होंने कहा यार असी पैसे भी देने आ, नौकरियां भी देने आ, कुड़ियां भी नचांदे आ, कीमे वाले नान भी खवांदे आ, जनाब होटल भी देने आ, AC वाले कमरे भी देने आ, साढ़े नाल कोई 27 मिनट चलन वास्ते तैयार नहीं। ये 27 दिन हो गए चावल छापर खांदे, गर्मी जून दी रोडां उत्ते सौंदे, बगैर साए तो खड़े होंदे। ये बलावा की हैं, मैं कहा ये जबरो कहर नहीं, ये इसको मस्ती है। काबिल गौर बात ये रही कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान यानी TLP के लॉन्ग मार्च को हिफाजती प्रोटोकॉल देने के लिए कराची से लेकर इस्लामाबाद तक के शहरों में जगह जगह रुकावटें खड़ी करके मकामी लोगों को परेशान किया जाता रहा और इन रुकावटों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया पर TLP के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए रियासती ताकत के इस्तेमाल की बाबत प्रोपेगेंडा भी करवाया जाता रहा। ताहम पाकिस्तानी इक़्तिदार पर काबिज आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की शहबाज शरीफ की कठपुतली हुकूमत ने TLP के लॉन्ग मार्च के इस्लामाबाद पहुंचने का इंतजार ही नहीं किया और गुजरावाला में ही तमाम शर्तों पर सरखम करके अमन मुआहदा होने की नवेद सुना दी। नमूस रिसालत जो है वो हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है और हर मुसलमान जो है वो इस मामले में बहुत जज्बाती है। तो ये बात दुरुस्त है कि सोशल मीडिया में भी और बाज़ लोग इस कबीह फेल में मुलव्वस हैं कि जिससे नमूस रिसालत के ऊपर मुसलमानों के जज्बात जो है वो मजरूह होते हैं। तो हमने बैठ के जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मेजर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते हैं और उन इक़दामात को उठाने से जो है वो ऐसे लोग जो गुस्ताखाने शान रसूल हैं उनको जो है वो रोका जा सकता है, उनको सज़ा दी जा सकती है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व खोज किया है और उसके बाद हम इत्तफ़ाक़ राय से एक तरीक़ाकार के ऊपर पहुँचे हैं। गुजरावाला से आगे हुकूमत वक्त ने हमारे साथ रब्ता किया और हमारे मुज़ाकरात शुरू हुए। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पे मोहतरम जनाब राना सनाउल्लाह साहब
اور محترم سردار ایاز صادق صاحب اور اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم سے یہاں پہ جو ہم نے الحمدللہ ان کے سامنے اپنے مطالبات رکھے، تو وہ مطالبات جو کہ ناموس رسالت کے حوالے سے تھے یا اپنی بہن نافیہ صدیقی کے حوالے سے تھے، یا وہ مطالبات جو کہ غریب عوام کے لیے، اور یہ جو کمر توڑ مہنگائی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو اس وقت بہت زیادہ ہے، تو اس حوالے سے الحمدللہ جو بات چیت ہوئی تو میں انتہائی مشکور ہوں کہ بغیر کسی تصادم کے، بغیر کسی اس طرح کے ماحول کے الحمدللہ پرامن طریقے سے یہ ہماری بات چیت جو ہے وہ مطالبات حکومت نے مان لیے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صرف ناموس رسالت اور گستاخانہ کارٹونز تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ انہوں نے امریکی جیل میں قید عالمی دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے وابستہ پاکستانی سائنسداں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بالکل بے قصور بتایا اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو 86 سال کی سزا سنائے جانے پر پوری امریکی انتظامیہ پر ہی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے کے سنگین الزامات لگا کر پوری عالمی برادری کو حیرت میں ڈال دیا۔ عافیہ صدیقی صاحبہ کا معاملہ جو ہے وہ ایک بہت ہی ہمارے قومی سطح پہ جو ہے وہ ایک ایسا ایشو بنا ہوا ہے کہ ہر پاکستانی کا جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی جذباتی لگاؤ ہے۔ ہر کوئی جو ہے وہ غمزدہ بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ کس طرح سے انہیں ایک بہت لمبا عرصہ 86 سال کے لیے جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے۔ اور پچھلے دنوں جو ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ نے ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کا جو احوال جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ یورپ اور وہ لوگ جو انسانی حقوق کی جو ہے وہ بڑی بلند باغ باتیں کرتے ہیں اور بڑے دعوے کرتے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے ان حقائق کو جو ہے وہ جاننے کے بعد کہ یہ انسانی حقوق ہیں کہ وہ وہاں پہ اپنے ملک میں ایک بے گناہ جو ہے وہ خاتون کو جو ہے وہ اس طرح سے نہ صرف انہوں نے غلط سزا دی ہوئی ہے۔ پاکستان میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینا ریاستی پالیسی رہی ہے۔ اسی پالیسی کے تحت پاکستانی فوج اور اس کی کٹ پتلی حکومتیں انتہا پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی پشت پناہی کو اولین ترجیح دیتی آئی ہیں تاکہ انہیں سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے اقتدار پر اپنی گرفت کو مضبوط کر سکیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خاتمے کے لیے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے 2014 میں ٹی ایل پی کو کھڑا کیا، لیکن اب انہی سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی اور ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت ٹی ایل پی سے امن معاہدہ کر رہی ہے تاکہ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات میں ٹی ایل پی جیسی انتہا پسند تنظیموں اور بنیاد پرست طبقے کی سیاسی حمایت حاصل ہو سکے۔ جبکہ سچائی یہ ہے کہ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں ٹی ایل پی کے بانی علامہ خادم حسین رضوی نے پیغمبر اسلام کے کارٹونز کو لے کر فرانس میں سفارتی تعلقات توڑنے کی مانگ کی تو انہیں خاموش کرنے کے لیے پراسرار طریقے سے موت کی نیند سلا دیا گیا، اور علامہ خادم حسین رضوی کی موت کے بعد ٹی ایل پی کے سربراہ بنے ان کے بیٹے سعد حسین رضوی کو 12 اپریل 2020 میں لاہور جیل میں قید کر دیا گیا، تو ٹی ایل پی کے کارکنوں نے پورے پاکستان کو خونی جنگ کا میدان بنا کر پنجاب پولیس کے درجنوں اہلکاروں کو جاں بحق کر دیا تھا۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے۔ شہباز شریف حکومت کے عام بجٹ کو لے کر تاجر برادری میں بے اطمینانی کی لہر۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر
पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की स्वातवादी में सियासी रैली की और इस रैली में शामिल पीपीपी के कारकुनों से खिताब करते हुए आइंदा आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम चलाने की तैयारियां शुरू करने की हिदायत दी। इस मौके पर पाकिस्तान में वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में इत्तेहादी पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर अपने दौरे हुकूमत में तालिबान दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने के इल्जामात लगाए, जो फिर से स्वातवादी और खैबर पख्तूनख्वा सूबे समेत पूरे पाकिस्तान में कत्ल गारत मचा रहे हैं। यूनान में सैकड़ों मुसाफिरों से भरी एक बड़ी कश्ती के पलटने की वजह से दर्दनाक हादसा पेश आने पर पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। इसकी वजह ये रही कि हादसे की शिकार कश्ती में दर्जनों पाकिस्तानी नौजवान भी सवार थे, जो पाकिस्तान से हिजरत करके बैरूनी मुल्कों में रोजगार हासिल करने के लिए गैर कानूनी तौर पर जा रहे थे। फौरी तौर पर इस हादसे में तकरीबन 80 पाकिस्तानी नौजवानों के जाँ बहक होने की तस्दीक की गई। इनमें पाकिस्तान के पंजाब सूबे के शहरों के अलावा मकबूजा कश्मीर के मीरपुर जिले के बाशिंदे बताए गए। मुतासरा खानदानों ने बताया कि पाकिस्तान में बेरोजगारी की वजह से उन्होंने एजेंट्स के जाल में फंसकर 20 से 30 लाख रुपए कर्जा लेकर अपने बच्चों को बैरून मुल्क भेजा था, लेकिन उनका सब कुछ लुट गया। पाकिस्तान की पोर्ट सिटी कराची के आसपास समंदरी साहिल से मुत्तसिल इलाकों में साइक्लोन के तहत तबाहकुन तूफानी बारिशों का दौर 15 जून के बाद थम गया, तो माहीगीरों ने अपनी मदद आप के तहत रोजमर्रा जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज कर दी। लेकिन कराची और बदीन जिले के हजारों मुतासरा खानदान हुकूमत की जानिब से कोई इमदाद न मिलने की शिकायतें करते रहे। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई के कबायली इलाकों में पाले हुए दहशतगर्द अब खुद फौजी एहलकारों के लिए वबाल जान बन चुके हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल जनूबी वजीरिस्तान के मीरा शाह में सामने आई, जहां तालिबान दहशतगर्दों ने खौफनाक हमला करके पाकिस्तानी फौज की FC यानी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के 3 एहलकारों को हलाक कर दिया। ताहम पाकिस्तानी फौज की जानिब से FC के 3 एहलकारों की हलाकत की तस्दीक करते हुए जवाबी ऑपरेशन में 2 दहशतगर्दों को हलाक करने के दावे किए गए। अब रुक करते हैं पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से पेश किए पहले सालाना आम बजट को लेकर ताजिर बिरादरी में बेइत्मीनानी की लहर का। पाकिस्तान की ताजिर तंजीमों खुसूसन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से वाबस्ता कारोबारियों ने माली बरस 2023-24 के बजट में दिए गए एदादो शुमार को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया और पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए खुद मुख्तार मुआशी पॉलिसी और ज़रई पैदावार बढ़ाने पर तवज्जो देने के मशवरे दिए। पाकिस्तानी पार्लियामेंट में वजीर खजाना इसहाक डार ही नहीं बल्कि आर्मी स्टैब्लिशमेंट के कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ भी माली बरस 2023-24 के लिए पेश किए गए अपने पहले बजट को टैक्स फ्री बताकर ताजिर और अवाम दोस्त बताने की पुरजोर कोशिशें करते रहे। लेकिन पाकिस्तानी मईशत पर पैनी नजर रखने वाली ताजिर तंजीमें और कारोबारी बिरादरी ने वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार के बजट में दिए गए आदद शुमार को एक जादूगर की तरह महज धोखा करार दिया। बजट जो पेश किया गया ये तो एक आदाद शुमार का एक, मैं क्या बोलूँ कि एक ऐसी फिगर्स होती हैं जो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम में से शायद 4 लाख को भी समझ में नहीं आती है कि क्या पेश किया गया। ये सहल और आसान जबान में होता नहीं है। बस लोगों को ये पता चलता है कि इसके असरात जब बाद में आते हैं तो ये पता चलता है कि इसमें महंगाई हो गई, इसमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। पाकिस्तान के जो माशी हालात है इस वक्त ये यकीनन सबको पता है कि वो सही नहीं है। महंगाई का एक तूफान है, गरीब आदमी का गुजारा होना बहुत मुश्किल है। हमने कुछ जो पिछले मुख्तलिफ मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स में जो बातचीत की वो एक आम जबान में, सहल जबान में अगर बात करें तो उसमें कुछ तजावीज़ जो दी थी हमने अपने फोरम से वो ये थी कि एक आप एज सिंपल एज दैट इसको इस तरह समझ लें कि अगर आपकी आमदनी महदूद हो जाए
तो आपका सबसे पहला अमल क्या होगा? वो होगा अखराजात में कटौती। वो अखराजात में कटौती हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रही। कुछ कॉरपोरेशन ऐसी हैं जो एक तवील अरसे से आपके माशी बोझ, आपकी मईशत पर बोझ बनी हुई है, उनके कोई हल नजर नहीं आ रहे। रेलवे ओवर एम्प्लॉयमेंट है, खसारे में जा रही है। पाकिस्तान के टैक्स के पैसे, लोगों के पैसे जो है वो उसमें जा रहे हैं, खसारे से वो निकल नहीं पा रही है। PIA आपके पैसे खाई चली जा रही है, आप उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर पाते। स्टील मिल के जो आप तबाह बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, मगर आज भी 56 करोड़ रुपए महीना आपको टैक्स के उसमें तनख्वाहों की मद में अदा करना पड़ रहा है। उसके लोगों को आप कहीं और एकोमोडेट नहीं कर पा रहे। ये वो सारी चीजें हैं जिनसे आप अपने खराजात में कमी करके कम से कम जो बजट के खसारे हैं उसमें कमी कर सकते हैं। एक एग्रीकल्चर मुल्क होने के नाते आपको बहुत सारी, देखिए अभी हम बैठे हुए थे और हमें ये पता चला कि आपकी नबी वजीर आजम ने भी कैबिनेट इजलास में जो बात की उसमें यही कहा कि हमारी ईल्ड एज कम्पेयर टू आप अदर कंट्रीज में देखें कि अगर गंदम की पैदावार पर एकड़ हमारे यहाँ 45 मन है तो इंडिया में वही गंदम की पैदावार 90 मन पर एकड़ आती है। तो क्या वजह है कि हम क्यों पीछे हैं? हम अपनी पैदावार क्यों नहीं बढ़ा पाए आज तक? वही लैंड जो पंजाब की इंडिया के पास है वही लैंड पाकिस्तान के पास है, वही क्लाइमेट जो इंडिया के पास है वही क्लाइमेट पाकिस्तान के पास है। तो हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी रखने के बावजूद एग्रीकल्चर के हवाले से जो मईशत हमारी बेस करती है हम उसमें क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे हैं? आखिर में वक्त सोशल मीडिया खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।